बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं सब न्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं काशिफ रफ़ीक। नाजरीन, आज जिस मौजू पर हमने आपसे गुफ्तगू करने का फ़ैसला किया वो है भारत चीन कशीदगी। बड़ा सेंसिटिव मौजू है और आजकल वैसे हर तरफ से इसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन भारत और चीन की कशीदगी, हालिया कशीदगी को समझने के लिए ज़रूरी है कि माजी के उन हक़ाइक़ का यहाँ पे अहाता किया जाए कि आखिर ये कशीदगी आज भी क्यों दोबारा रीएक्टिवेट हुई और दोबारा चीन को क्यों दखलंदाजी करनी पड़ी लद्दाख की जानिब या मकबूजा कश्मीर की जानिब। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि लद्दाख की सिग्निफिकेंस क्या है। लद्दाख एक वो पीस ऑफ लैंड है जहाँ से भारत को सियाचिन की तरफ रास्ता मिलता है और इसके बिल्कुल साथ ही लेफ़्ट साइड पे जो है वो कारगिल का पॉइंट है, जहाँ पर किसी दौर में पाकिस्तान के ऊपर ये कहा गया कि वहाँ पे फोर्सेस लगाई गई और वो सारी पॉइंट है और सियाचिन की सप्लाई को रोकने की कोशिश की गई। अब लद्दाख के राइट साइड का जो एरिया है वो अक्साई चीन है जो चीन के पास है। अब जिस वक्त भारत ने मकबूजा कश्मीर के तमाम इलाकों को एक नोटिफिकेशन के तहत अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद सफारती कोशिशें की गई, पूरी दुनिया को झंझोड़ा गया कि भारत के इस इकदाम के ख़िलाफ़ कोई बात हो सके और भारत के इस इकदाम को कंडेम किया जाए और मकबूजा कश्मीर की हैसियत को रिवर्स करवाया जा सके। लेकिन भारत अपनी हठधर्मी पर कायम रहा, क्योंकि शदीद सर्दी का मौसम था, उसके बाद फिर कोरोना का एक शदीद अटैक था और उसका ओरिजिन चाइना से था। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स थे कि कोई भी चाइना जो है इस तरफ कोई काम या पेशकदमी नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही भारत ने इन इलाकों में अपना तसल्लुत मजबूत करने की कोशिश शुरू की, अपनी फोर्सेस को यहाँ पर ज़्यादा डिप्लॉय करने की कोशिश की, तो चाइना को ये महसूस हुआ कि शायद भारत जो है वो कुल्लुहुम लद्दाख के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहता है। और लद्दाख पे कंट्रोल करने का सबसे बड़ा नुकसान जो है चीन को ये होना था कि अक्साई चीन की सप्लाई लाइन कट जानी थी, जबकि पाकिस्तान को भी लद्दाख के ऊपर भारत का कुल्लुहुम तसल्लुत काबिल कबूल नहीं था। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए चीन ने अपनी पेशकदमी शुरू की और चीन ने अक्साई चीन के साथ की जो पट्टी है उसके ऊपर अपनी फोर्सेस को लगाना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उस तरफ रुख किया जो लद्दाख की तरफ के एरियाज़ हैं। अब इस सारे मामले के ऊपर चीन का आर्गूमेंट क्या है? देखिए, चीन ने 1962 में भी इसी नुक्ते के ऊपर जंग की और उस वक़्त के भारत के वज़ीर-ए-आज़म नेहरू जो है वो ये चाहते थे कि चीन को आप वापस धकेलें, लेकिन चीन उसके बदले में रद्द-ए-अमल नहीं देगा, क्योंकि उस वक़्त के वज़ीर दिफ़ा कृष्णा मेनन जो है उनका ये कहना था कि उनकी चीन से बात हो चुकी है कि चीन और भारत आपस में कभी भी जंग नहीं करेंगे। कृष्णा मेनन की तरफ से चीन को एक ऑफ़र भी दी गई 1962 में, जिस वक्त जंग नहीं हुई थी, कि वो अक्साई चीन का एरिया कबूल करने को तैयार है, वो हिस्सा चीन को देने को तैयार है, उसकी मलकियत चीन की कबूल करने को तैयार है, लेकिन उसके बदले में लद्दाख जो है वो चीन उसकी मलकियत भारत की तस्लीम कर ले। लेकिन चीन ने 1962 में भी ये काम नहीं किया और उस कश्मकश में 20 अक्टूबर 1962 को सुबह 5 बजे चीन ने पहला अटैक किया इसी साइड से भारत की तरफ, और दूसरा अटैक सुबह 7 बजे लद्दाख की जानिब किया गया। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंस बात थी कि चीन आखिर बार ये दोबारा ये आज और 1962 में उसने ये अटैम्प्ट क्यों की। तो चीन का एक आर्गूमेंट ये है कि जिस वक्त तकसीम हो रही थी, बड़े सगीर या हिंदुस्तान की तकसीम का अमल जारी था, उस तकसीम के वक्त जो नक्शे सामने आए थे उस नक्शों में चीन की जो सरहद है वो ये अक्साई चीन या लद्दाख के साथ की नहीं है, बल्कि वो सरहद असम, जो सूबा असम है भारत का, उस तक जाती है। और इस सारे हक़ाइक़ के एविडेंस जो हैं भारत के वज़ारत दिफ़ा और वज़ारत दाखिला में मौजूद थे, लेकिन भारत इन नक्शों को, इन हक़ाइक़ को, इन दस्तावेज़ी सबूत को ख़त्म करने के दरपे था और इसको मानने को तैयार नहीं था। और वो चीन को यही बात कह रहा था कि आप 1959 तक के जो मामलात हैं उसमें अक्साई चीन आपकी तरफ और लद्दाख हमारी तरफ, हम उस सूरत हाल को तस्लीम करते हैं। उसमें अगर कुछ एरिया चीन को चाहिए तो इंडिया उस वक़्त उन एरियाज़ को चीन को लीज़ पर देने के लिए भी तैयार था, लेकिन चीन ने ये बात तस्लीम नहीं की। अब जिस वक्त वो सरहदी नक्शों की बात हुई और चीन ने अपनी 1962 में जंग शुरू की और उन्होंने एडवांसमेंट करते करते चले गए, तो उस वक्त एक टाइम ये ऐसा आया कि उस वक्त के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नेहरू
और कृष्णा मेनन और उस वक्त के जो लोग थे, ये सारे इस बात पे कन्विंस थे कि शायद असम जो है वो भी हमारा हिस्सा नहीं रहेगा। अब जिस वक्त 1962 की चीनी पेशकदमी शुरू हुई, तो उस पेशकदमी के जवाब में जब भारतीय फ़ौज को कहा गया कि चीनी फ़ौज से लड़ाई करें या उनको वापस धकेलें, तो बड़ी एक तारीख़ी बात है जो मैं अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहता हूँ कि उस वक्त के भारतीय आर्मी चीफ जनरल PN थापर, उन्होंने इस जंग की मुखालफत की और इस शिद्दोमत से मुखालफत की कि उनका ये कहना था कि हमारे पास ना तो जंगी साजो सामान है और ना ही हमारे पास उतनी मैन पावर है कि हम चीन से लड़ सकें। लेकिन उस वक्त के वज़ीर दिफा कृष्णा मेनन जो हैं, उन्होंने वो बाज़िद थे कि चीन को वापस धकेला जाए, क्योंकि अगर हमने चीन को वापस नहीं धकेला तो सियासी तौर पर उनकी हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का मसला दरपेश होगा और उस वक्त की जो नेहरू की हुकूमत थी वो गिर सकती है। जबकि थापर इस बात पे कन्विंस है कि ना उनके पास असला है, और वो 1960 में तहरीरी तौर पर ये दस्तावेज़ दे चुके थे कि भारतीय फ़ौज के पास असला जो है वो नाकारा है और मज़ीद असला नहीं है, लिहाजा दिफा के लिए हमें मज़ीद असला दरकार है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है ये वज़ारत दिफा ने दबा दिया और ये डॉक्यूमेंट्स आगे रिप्रोड्यूस नहीं किया गया। बहर सूरत जिस वक्त चीन की पेशकदमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सियासी प्रेशर नेहरू की हुकूमत पर आया, तो उस वक्त ये तय किया गया कि चीन के ख़िलाफ़ रिएक्ट करना है। और उसकी एक वाहिद दलील जो नेहरू ने थापर को कह के कायल किया कि चीन किसी सूरत भी हमारे रिएक्शन में जवाब में रद्दअमल नहीं देगा, क्योंकि चीन के साथ उनकी ये गुफ्तगू हो चुकी है, जिसका एविडेंस जो है वो कृष्णा मेनन कह रहे थे कि उनकी बात हो गई, चीन कभी भी रद्दअमल नहीं करेगा। लेकिन ये तमाम की तमाम बातें गलत साबित हुई और चीन जो है वो मुसलसल पेशकदमी करता हुआ असम की तरफ आने लगा। इस सारी सूरत हाल को लेके जिस वक्त भारतीय फ़ौज सरेंडर कर गई और लद्दाख का एरिया और उसके बाद का एरिया जो चीन ने कंट्रोल में कर लिया, और अब कोई समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो फिर भारत जो है उसने सफारती महाज पर एक जद्दोजहद शुरू की और उन्होंने अपने उस वक्त के जो सफ़ीर थे उनको अमरीकी सदर कैंडी के पास भेजा कि वो चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका से मदद हासिल करें। और बाज़ाब्ता तौर पर यह पहली दिफाई मदद थी जो भारत ने अमेरिका से हासिल की। इसी असना में शाह ईरान ने एक ख़त लिखा जनरल अयूब को, जो कि पाकिस्तान के सरबराह थे, और उन्हें कहा कि आप भारत का साथ दीजिए, चीन के मुखालिफ और भारत का दिफा कीजिए और चीनी अफवाज को बैकफुट पे करने में इनका साथ दें और इनका इसके साथ खड़े हों। जिसके जवाब में जनरल अयूब ने शाह ईरान को ये जवाब दिया कि हमारा यही ताउन काफ़ी है कि हमने भारत की कमज़ोर पोजीशन को भांपते हुए भारत पर हमला नहीं किया। भारत जो है उसने बड़ी कोशिशें की, तगोदो की सफारती महाज पर, और सिलसिला जारी रखा और बिल आखिर अमेरिका को भी कहा और दीगर ममालिक को कह के चीन के साथ जंगबंदी करने में कामयाब हो गया। नाज़रीन, ये वो माजी के हक़ाइक़ हैं जो दस्तावेज़ी तौर पर भारत के पास मौजूद हैं, लेकिन भारत या भारतीय मीडिया कभी भी अपनी आवाम को ये हक़ाइक़ नहीं बताएगा। लेकिन मैं अपने प्लेटफॉर्म से, सब न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भारतीय अवाम को और भारतीय उन मीडिया पर्सनस को जो सिंसियर हैं, जो सीरियस थॉट के लोग हैं, जो शोर वावेला और खामा का जोश है वो इख्तियार करके अपनी कौम को एक किसी भी फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं लेके जाना चाहते, वो उनको मैं एक तजवीज़ देता हूँ अपने प्लेटफॉर्म से कि वो कुलदीप नायर साहब की जो एक किताब है, और वो किताब है एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं, कुलदीप नायर साहब की इस किताब को वो ज़रूर पढ़ें। इस किताब के सफ़ा 160 से 180 तक इन सफ़ात का मुताला ज़रूर कीजिए। अगर ये पूरी किताब आप नहीं पढ़ सकते तो आपको मेरी बातें जो मैंने आपसे की इनके हक़ाइक़ जानने का मौका मिलेगा। अब आइए कि आज दोबारा कशीदगी क्यों शुरू हुई। देखिए, ये माजी जो हमने आपके सामने रखा, ये वो माजी है और ये वो मुसल्लमा हकीकत है जिसको भारत किसी सूरत भी झुटला नहीं सकता। आज भी चीन के साथ भारत का सरहदी नक्शों का मामला हल तलब है। ये भी हकीकत है कि भारत चीन से शिकस्त खा चुका है, और ये भी हकीकत है कि चीन जो है आज भी लद्दाख के ऊपर कब्ज़ा कर चुका है। अब दोबारा चीन ने यह काम क्यों किया? जिस वक्त भारत ने ये तय कर लिया कि मकबूजा कश्मीर के जो इलाके हैं वो भारतीय हुकूमत है, भारतीय सल्तनत है, भारत की कॉलोनियाँ हैं, तो चीन के पास कोई दूसरा चारा नहीं था कि वो लद्दाख की तरफ एडवांसमेंट करता
और लद्दाख इसलिए ज़रूरी है कि उसे अक्साए चीन और सियाचिन का जो मामला है, जहाँ पर भारत की ये साजिश है कि वो लद्दाख पर अपना कंट्रोल मजबूत करे और अक्साए चीन की सप्लाई भी रोके और सियाचिन की तरफ भी अपनी मजबूती रखे, ताकि वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सके और चाइना को भी टफ टाइम दे सके। ये मामला इसलिए भी हल तलब रखा गया भारत की जानिब से, और भारत ने इसके ऊपर ज़रूरी फोकस किया, क्योंकि अमेरिका जो है वो चीन की सुपर पावर होने की हैसियत को रोकना चाहता है। और जिस वक्त जब भी चीन की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर होती है, सुपर पावर की बातें होने लगती हैं, तो अमेरिका जो है वो मकबूजा कश्मीर के मामले को, इन चीज़ों को लेके उठाता है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त एक सुपर पावर अपना घर का मसला खुद हल नहीं कर सकती, तो वो बाकी लोगों के मसाइल कैसे हल करेगी? इस सवाल का जवाब बहरहाल चीनी हुकूमत जो है वो देने से कासिर है। और फिर भारत एक इलाके का चौधरी बन के आता है और वो कहता है कि जी मैं इस मसले का हल कराने को तैयार हूँ। वो ये मैसेज देना चाहता है कि जिस चीन का मसला अमेरिका यहाँ से इतनी दूर से आके हल करवाता है, वो चीन किसी और मुल्क का मसला कैसे हल करेगा। सो जिस वक्त भारत ने अपना वो तसल्लुत जो उसने अपने इलाके मर्ज कर लिए वो छोड़ने को तैयार ना हुआ, तो चीन ने ये जो अटैक लद्दाख पे अब किया, मेरी मालूमात के मुताबिक चीन को ये अटैक चंद माह पहले करना था, लेकिन चूंकि कोरोना का एक सीरियस क्राइसिस आ गया और उस क्राइसिस से निपटने के लिए इस मामले को डिले किया गया, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है और शदीद गर्मी है और ये टाइम है कि वहाँ पे आप अपनी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, अपना तसल्लुत बना सकते हैं और इंडिया की फोर्सेस को वापस धकेल सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ जब शुरू हो जाएंगी तो वहाँ पर इतना प्रॉब्लम होगा कि वहाँ पर आपकी मूवमेंट जो है वो बड़ी हार्ड और रिस्ट्रिक्टेड होती है। इस सारे तनाजुर में चीन ने लद्दाख के एरिए से इंटरवीन किया और लद्दाख के ऊपर कंट्रोल कर लिया। और चीन यहाँ तक रुकेगा नहीं, चीन आगे जाएगा, क्योंकि चीन के पास वो तारीखी नक्शाजात की कापी मौजूद है जिसमें चीन की सरहद जो है वो आसाम के साथ दिखाई गई है। अब भारत का कर क्या रहा है? भारत का मीडिया चूँकि उसकी हुकूमत को, उनके लोगों को एक झूठा वावेला करके और एक ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड में दिखा रहा है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हकीकत में भारत जो है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो सफारती ज़राए से चाइना को कायल करे कि वो अपनी अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए, जो कि 1962 में भी उसने किया था। आज भी वो यही करेगा। कभी भी भारत चाइना के साथ जंग का ख़तरा मोल नहीं लेगा और ना वो जंग कर सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मामले पे मैं आपको एक बड़ी अजीब, ये भी एक तारीखी हकीकत है कि 1962 में जिस वक्त चाइना ने भारत पर हमला किया, अगर उस वक्त चाइना भारत पर हमला नहीं करता तो उस वक्त के जो वज़ीर दिफा हैं कृष्णा मेनन, वो तैयारी कर रहे थे कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए। ये वो माइंडसेट है आरएसएस का, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वो माइंडसेट है कि जब भी आपने को पॉलिटिकल माइलेज लेना है, जब भी आपने को सोशल माइलेज लेना है, तो आप किसी ना किसी हमसाया मुल्क के ऊपर कोई ना कोई अटैक कर दें और उसके बाद एक जंगी जुनून सा मीडिया पे शुरू हो जाए और आवाम को उससे लाताल्लुक़ कर दिया जाए और मीडिया बता रहा हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जबकि हक़ाइक़ इसके बरक्स होते हैं। 1962 में भी यही प्लान था भारत का अब भी यही प्लान था कि वो पाकिस्तान के साथ जो है वो कोई शर्मअंगेज़ी करे और पाकिस्तान, और उसके बाद एक नया वबाल खड़ा हो जाए और एक रीजन में एक नई डिस्टेबलाइजेशन शुरू हो जाए। लेकिन चाइना ने चूँकि लद्दाख से इंटरवेंशन कर दी और लद्दाख को कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जा रहा है, जिसको लेके भारत परेशान है कि अब वो पाकिस्तान के साथ क्या करे या उसके साथ क्या करे। भारत की बुनियादी ख्वाहिश क्या है? भारत की एक ही बुनियादी ख्वाहिश है कि लद्दाख, जम्मू, श्रीनगर का ये एरिया है ये भारत के अंदर मर्ज कर दिया जाए, अक्साय चीन के अंदर मर्ज कर दिया जाए और इसी तरह कुछ इलाका पाकिस्तान को दे दिया जाए और बाकी जो जम्मू और आज़ाद का इलाका बच जाए उसके अंदर एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया जाए और वहाँ पर लोगों की आपस में आमदोरफ्त शुरू कर दी जाए और यूएन पीस कीपर जो है वहाँ पर बिठा दिया जाए, ताकि अमेरिका को यहाँ पर अपने पंजे इस रीजन में गाड़ने का एक खातिर खा अच्छा मौका मिल जाए। मैं भारतीय अवाम को और उन दानश्वरों को जो बड़ी बड़ी गीदड़ भभकियाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जो फैक्ट्स आपके सामने रखे ये तारीखी हकीकत है। जाएं चेक कीजिए, तहकीक कीजिए, खुदारा अपनी आवाम को बेवकूफ़ ना बनाइए, लेकिन एक बेवकूफ़ी बिल्कुल ना कीजिएगा और ना इसको समझिएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर चाइना यहाँ से मज़ीद इन्वॉल्वमेंट करता है और आगे की तरफ जाता है तो आप समझें कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा। अगर आपने पाकिस्तान के साथ कोई शर्मअंगेज़ी करने की कोशिश की
तो जनरल अयूब साहब की तरह न्यूट्रल रहने का फैसला जनरल बाजवा नहीं करेंगे। किसी सूरत पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के दिफाई इदारे किसी सूरत उस शरअंगेज़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही अवाम उस शरअंगेज़ी को बर्दाश्त करने देंगे। याद रखिएगा कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ कोई शरअंगेज़ी की तो हम उसका रिएक्ट करेंगे, हमारे इदारे उसका रिएक्ट करेंगे, हमारी अवाम उसका रिएक्ट करेगी। ये आपकी खाम ख्याली है कि पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है, आपस में पॉलिटिकल एनिमिटी है, शायद एक पेज पे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मत अपने अवाम को झूठ पे उकसाइए, हकीकत बयान कीजिए। बताइए कि 1962 की जंग आपने क्यों हारी। बताइए कि आपने उस वक़्त की सियासी हुकूमत ने, जो कि नेहरू जिसके वज़ीर आज़म थे, आपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सारे काम किए। और अगर मेरी बात आपको गलत लगती है तो बताइए उस वक़्त जो 2 रुकनी कमीशन आपने बनाया था चीन और भारत की जंग के हारने के हवाले से, आया उस कमीशन की रिपोर्ट आज तक बाहर क्यों नहीं आई? बावजूद इसके कि जनरल थापर कहते रह गए कि मुझे सफाई का मौका दीजिए, उस इंक्वायरी रिपोर्ट को बाहर लाइए, लेकिन आज तक किसी भी सियासी हुकूमत ने वो रिपोर्ट बाहर नहीं लाई। मैं कहता हूँ कि मोदी सरकार को कि लाइए वो रिपोर्ट बाहर, बताइए कौन उस जंग के मुहर्रिकात क्या थे और किसने शुरू की। उस वक़्त भी वो जंग उस वक़्त की सियासी हुकूमत, भारतीय सियासी हुकूमत ने शुरू की अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, और आज जो मकबूजा कश्मीर में मोदी ने किया वो भी अपने सियासी फ़ायदे के लिए किया। एक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला गुजरे हैं भारत के, विश्वनाथ, जिस वक्त 1962 में जंग के हवाले से एक बड़ी बहस हो रही थी कि और थापर को कहा जा रहा था, जनरल थापर को, कि आप जाएं चीन पे अटैक कर दें, तो उसने कहा कि मेरे पास फ़ौज और असला नहीं है। तो उसने एक बड़ा तारीखी जुमला बोला। उसने कहा कि अगर आपकी फ़ौज के पास जंगी तैयारियाँ ना हों तो अवाम को खामा-खा का झूठा जोशो खरोश ना दिखाएं, फिर बात को आपको सुबकी होगी। आज भी भारत यही झूठा जोशो खरोश दिखा के अवाम को उकसा रहा है, क्योंकि तमाम मीडिया जो सा है उसके ऊपर मोदी सरकार के लोगों की इन्वेस्टमेंट है। वो दिखाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सेकुलर फोर्सेस वहाँ पे डिमोलिश हो चुकी हैं, मजहबी आज़ादी ख़त्म हो चुकी है, लोगों को शहरियत की लाले पड़ गए हैं। इसलिए खुदारा अवाम को झूठ पे ना उकसाइए, हक़ाइक़ बताइए। बताइए कि आपने किन किन हक़ाइक़ को छुपाया, किस बुनियाद पे आपने अपने जुल्म किए, आपने अपने सियासी मफाद के लिए क्या क्या किया, और लोगों के साथ लोगों के औलादों को मरवाया, बच्चों को ख़राब किया और ममालिक के दरमियान जंगें की। ऐसे खिते का ख्वाब ना तो भारतीय अवाम ने देखा था, ना किसी और ने देखा था, जो कि भारतीय हुक्मरान कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है, जिस वक्त हुक्मरान RSS के माइंड सेट के लोग बैठे हों तो उनके अंदर ना कोई खौफ होगा, ना कोई तड़प होगी, ना कोई रहम होगा। वो तो लोगों को कत्ल करने के आदी हैं, लोगों को मारने के आदी हैं। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं वक्तन फ़वक्तन इन हक़ाइक़ को उजागर करता रहूँगा, भारतीय अवाम के लिए, मकबूजा कश्मीर की अवाम के लिए, और उस मीडिया के लिए जो झूठा प्रोपेगेंडा 24 घंटे कर रहा है। नाज़रीन, हमसे इन हक़ाइक़ को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब हमारी वीडियो पे कमेंट कीजिए और हमारी इस्लाह भी कीजिए, ताकि हम अपने मीडियम से आवाम तक इन हक़ाइक़ को लेके आ सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।